नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आप ये बात समझती क्यों नहीं? ये रोज़ रोज़ आप मेरे सामने फ़ोटो रख देती हो। आप मुझे अकेला छोड़ दो। गुस्से के मारे शिवम का चेहरा लाल हो रहा था। अकेला छोड़ दूँ? सही है बेटा। काश मैंने तुझे पहले ही अकेला छोड़ दिया होता तो आज तेरी जली कटी बातें नहीं सुननी पड़ती। मैं भी पागल हूँ जो तेरी चिंता करती हूँ। तुझे लायक बनाने के लिए मैंने कभी अपने सुखों के बारे में नहीं सोचा। क्या पता था कि तू बड़ा होकर ऐसे तेवर दिखाएगा। मैं तो अब तेरे लिए बोझ ही हूँ। कहते कहते रेखा का गला भर आ गया और वो अपने कमरे में चली गई। शिवम सिर झुकाए बैठे थे। माँ की बातों से उसे भी बहुत दुख हुआ। उसने अपना बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। माँ की चिंता को वो समझता था, पर वो मजबूर था और माँ को अपनी मजबूरी समझा नहीं सकता था। वो जानता था कि माँ ना होती तो आज वो इस लायक ना बनता। पिता तो छोड़कर चले गए, लेकिन माँ ने उसे सीने से लगा कर रखा। उसकी सुख सुविधाओं के लिए कितनी ही मुश्किलें उठाई, पर वो हारी नहीं। उसी की बदौलत आज वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाया है। मन में विचारों की उथल पुथल चल रही थी। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। कैसे समझाए माँ को? क्या सच बता दे या फिर शादी कर ले माँ की बताई लड़की से? क्या वो निभा पाएगा? जब उसे उधर रेखा रोते रोते अतीत की यादों में खो गई। पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी। कितने सपने देखे थे उसने। माता पिता पुरानी सोच के थे। उन्हें लड़की पराया धन लगती थी और वह उसकी जिम्मेदारी से जल्दी मुक्त होना चाहते थे। बिना उसकी मर्जी जाने उन्होंने उसकी शादी कर दी। पति के लिए वो अनचाही दुल्हन थी। पति को बांध कर नहीं रख पाई तो सास ससुर की दुश्मन थी। घर का वातावरण कलेश से भरा रहता और एक दिन शराब के नशे में पति ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। वो रोती विसुरती रही, पर उसका को मन नहीं पसीजा। हैवान की तरह वो उसे नोचता खसोटता रहा। जहाँ प्यार ना हो और सहमति ना हो, वहाँ ऐसा संबंध बलात्कार ही कहा जाएगा। वो सिर्फ भोग की वस्तु बनकर रह गई थी। दिन भर घर का काम, सास के ताने और रात को पति की मनमानी। ऊपर से उसका बोलना, ले इसी के लिए आई है तू मेरे जीवन में? बच्चात, तूने मेरे सुख छीन लिए। मैं तो तेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। तू चली क्यों नहीं जाती? मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तू तो जी का जंजाल है। फिर महीने भर बाद वो लापता हो गया। पति नहीं तो उसका ससुराल में रहना दूभर हो गया और एक दिन धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया गया। माता पिता तो पहले ही हाथ झाड़ बैठे थे। तू जान कैसे तू उस घर में जगह बनाती है। अब तो तेरा सब कुछ वही है। उसने अपना सामान उठाया और भटकती रही सड़क पर। जब उसे होश आया तो सरकारी अस्पताल में पड़ी थी। कोई भला आदमी बेहोशी की हालत में उसे वहां भर्ती करा गया था। बधाई हो, नर्स आकर बोली, आप माँ बनने वाली हो। अपने घर वालों को बता दो। नर्स बोले जा रही थी और वह सुन्न हो गई थी। घर तो है ही नहीं और घर वाले वो उसकी क्या मदद करेंगे? नर्स ने उसे हिलाया। आपको खुशी नहीं हुई? अरे आप ठीक हैं और बच्चा भी। चलो आपकी छुट्टी कर रहे हैं। छुट्टी? पर मैं कहाँ जाऊँगी? टप टप आँखों से आंसू गिर रहे थे। तभी बड़ी डॉक्टरनी आ गई। उसे रोते देखकर वो नर्स से पूछने लगी, क्या हुआ? इसके पास घर नहीं है मैडम। कहाँ जाएगी इसलिए रो रही है। मैडम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छे घर की लगती है। नर्स, इसे स्टाफ क्वार्टर में बिठा दो। छुट्टी के बाद मैं इससे बाद में बात करूँगी। बस यहीं से उसकी ज़िंदगी बदल गई। मैडम दयालु थी। उसकी कहानी सुन और उसके बारे में जानकर उन्होंने अपने घर के सर्वेंट क्वार्टर में रहने की जगह दे दी। अस्पताल में काम नहीं कर सकती थी तो अपने जानकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दिलवा दी। खाली समय में मैडम के बच्चे की देखभाल करने लगी और फिर शिवम आ गया। उसका मुख देखकर वो सब तकलीफ भूल गई। माता पिता से वो मिली नहीं और सास ससुर ने उसे पूछा नहीं। उसे कहीं से पता चल गया था कि पति ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और अब वो खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। तो कहीं शिवम भी तो किसी को पसंद नहीं करता है? अचानक रेखा का माथा ठनका। अरे मैंने उसके मन की बात तो पूछी ही नहीं। अपना ही राग अलाप रही थी। बेचारा बच्चा बिना खाए ही चला गया। अब नहीं करूँगी उससे ऐसे बात। पहले उसके मन की था ले लूँ। मैंने कौन से शादी के सुख भोगे। तभी द्वार पर आहट हुई।
रेखा ने खुद को संयत किया और चाय बनाने किचन में चली गई। शिवम माँ की मनपसंद मिठाई का डिब्बा लिए किचन में आया और माँ के कंधे पर सिर रख दिया। मुझे माफ़ कर दे माँ, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहता था। चल छोड़ सुबह की बातें, मुंह हाथ धो, चाय बन गई है, साथ में पियेंगे, आजा जल्दी। दोनों माँ बेटे चाय पी रहे थे, तभी शिवम का फ़ोन बजा। माँ मैं अभी आया, कहकर शिवम बाहर निकल गया। मुझे थोड़ा समय दो, मैं जल्दी ही माँ से बात करूँगा। वो माँ है मेरी, अवश्य मान जाएगी। रेखा के कानों में ये फुसफुसाहट पहुँच चुकी थी। अब तो पक्का यकीन हो गया है कि ये किसी लड़की को पसंद करता है। रेखा मन ही मन बड़ी खुश थी कि चलो उसकी समस्या का समाधान हुआ, उसके जीते जी बेटे का घर बस जाएगा। माँ आपसे कुछ बात करनी है, शिवम अंदर आकर बोला। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है, किसका फ़ोन था? माँ वो कल मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, वो तुझसे मिलना चाहता है। मुझसे? क्यों, क्या तेरी उससे बात हो रही थी? रेखा को अपने सपने पानी में बहते दिखाई देने लगे। एक पल में खुशियाँ काफूर हो गई। आने दे बेटा, दोस्त ही तो है, जैसे तू मेरा बेटा वैसे वो, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? कहते हुए वो रसोई में आ गई। शिवम परेशान था, वो बहुत कुछ कहना चाहता हो ऐसा लग रहा था। अपने अंदर उठने वाले तूफान से वो लड़ नहीं पा रहा था। वो माँ को बहुत कुछ बताना चाहता था, पर अगले दिन वो सुबह ही एयरपोर्ट के लिए निकल गया। केतन गेट पर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। शिवम को देखते ही वो उसके गले से लिपट गया। यार कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि बेंगलोर छोड़कर यहीं नोएडा में जॉब ढूंढ दूँ। वो बोले जा रहा था और शिवम चुपचाप सुन रहा था। ये क्या, तुझे खुशी नहीं हुई? कैसा है तू? ये रोनी सूरत बना रखी है तूने। अरे नहीं नहीं, मैं बस माँ के बारे में सोच रहा था। माँ के बारे में? अरे तू माँ की फिक्र क्यों करता है? माँ तो मुझसे मिलकर खुशी होगी, देखना। दोनों घर के लिए निकल पड़े। दोनों बेंगलोर में एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे थे। वो केतन के घर में पेइंग गेस्ट बनकर रहा था। बस तभी से दोनों एक साथ थे। घर आ गया था, माँ द्वार पर ही खड़ी थी। केतन ने दौड़कर माँ के पैर छुए। माँ ने आशीर्वाद दिया। इसका सामान गेस्ट रूम में रख दे बेटा, रेखा बोली। गेस्ट रूम में क्यों? मैं तो शिवम के रूम में रहूँगा। इतने दिनों बाद हम दोनों यार मिले हैं। अब तक अलग अलग ही तो थे, अब दूर रहकर क्या करेंगे? शिवम ने केतन को कोहनी मारी। चुप रह, तुझे जहाँ रहना है वहाँ रहे, इतनी बकबक क्यों कर रहा है? रेखा दोनों की नोक झोंक देखकर आश्चर्यचकित और खुश थी। कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, इतने दिनों बाद जो मिले हैं। अच्छा अब तुम दोनों जल्दी ही तैयार होकर आ जाओ, मैंने नाश्ता लगा दिया है मेज़ पर। तीनों नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे। माँ केतन को ध्यान से देख रही थी। हाव भाव में लड़कियों सी नजाकत थी। बार बार वो शिवम के चेहरे को बड़े ही प्यार से निहार रहा था। शिवम परेशान सा लग रहा था। एक अनजाना सा डर शिवम के चेहरे पर देख रेखा चौंक पड़ी। नाश्ते के बाद उसने शिवम को अपने कमरे में आने को कहा। माँ क्या हुआ, कोई बात है क्या? तो मुझे इतना परेशान और खोया खोया क्यों लग रहा है? कोई बात है तो कह दे बेटा। और ये तेरा बेस्ट फ्रेंड लड़कियों की तरह हरकतें क्यों करता है? कोई बात नहीं माँ, वो हमेशा से ऐसा ही है, तू उसे लेकर परेशान मत हो। केतन को आए हफ्ता भर हो गया था। शिवम इन दिनों खुश होने की जगह तनाव में ज़्यादा रहने लगा था। एक माँ से ये बात कैसे छुप सकती थी भला? रात को दोनों दोस्त सड़क पर टहल रहे थे। अचानक शिवम पूछ बैठा, तेरा वापसी का क्या प्लान है? वापसी? वापस जाने के लिए कौन आया है? कल मेरा इंटरव्यू और मैं यहीं जॉब लेने वाला हूँ, तेरे साथ तेरे पास ही रहने वाला हूँ। क्या? आश्चर्य से शिवम का मुंह खुला रह गया। ये सब क्या है केतन? तू मुझे संकट में क्यों डाल रहा है? तुझे यहाँ जॉब करनी है तो कर, पर रहने का इंतज़ाम अलग कर ले। वाह बेटा, ये तू बोल रहा है? तू जब मेरे घर रहा तब क्या मैंने ऐसा बोला? तब तो तुझे बड़े मज़े आ रहे थे, अब मुझसे पीछा छुड़ा रहा है। पीछा नहीं छुड़ा रहा, तब बात और थी और अब और है। बात अलग नहीं है। मैं तो यही रहूँगा और आज ही माँ से बात करता हूँ। वो देखना मेरी बात ज़रूर सुनेगी। तू माँ को नहीं बताएगा तो मैं बताऊँगा। अब और चुप नहीं रह सकता मैं। सुना तूने? देख केतन, अब तू अपनी सीमा लांघ रहा है। मेरी माँ ने बड़े कष्टों से मुझे पाला है और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे उन्हें दुख पहुँचे।
तो मेरा क्या? बोल, कहाँ गई तेरी वो बड़ी बड़ी बातें, कहाँ गए तेरे वे सपने? तू अपने प्यार को ऐसे ही भुला देगा? जी पाएगा तू? बोल। मैं प्यार को नहीं भुला सकता, बस माँ के विषय में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता। माँ ने कभी सुख नहीं देखा, अब मैं भी उनकी झोली में दुख डाल दूँ तो मेरे पिता और मुझ में क्या अंतर रहेगा, बता मुझे। सुन, तू रोज़ माँ को मना करता रह शादी के लिए, इससे उन्हें बड़ी खुशी मिलती होगी। अरे मन की बात ही नहीं बताएगा तो वो जानेगी कैसे? दोनों में बहस चल रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। शिवम ने फ़ोन उठाया। कहाँ हो तुम दोनों? समय देखा है तुमने? 12 बज रहे हैं। मैं कब तक जागूं बेटा? बस आया माँ, बाहर ही हूँ, आप सो जाओ। कहते हुए वो घर की ओर चल दिया। दोनों ही चुपचाप थे, अपनी परेशानियों से घिरे। रात देर तक दोनों को नींद नहीं आई। सुबह देर तक दोनों सो रहे थे। करीबन 9 बजे शिवम की आंख खुली। वो हड़बड़ा कर उठा। 10 बजे तो ऑफिस पहुंचना है और ये इसका तो इंटरव्यू है। ओए उठ! उसने केतन की चादर खींची। क्या हुआ? सोने दे मुझे। सोता ही रहेगा तो जॉब निकल जाएगी हाथ से। 9 बज गए बेटा, उठ, तैयार हो जा। केतन चौंक कर उठा और सीधा बाथरूम में घुस गया। अभी रुक! लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। शिवम नीचे चल दिया। चलो माँ का बाथरूम यूज़ कर लेता हूँ। नीचे आया तो रेखा सोफे पर बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ था। उसे देखकर बोली, ये क्या, आज तो 9 बजा लिए तुमने? छुट्टी ली है क्या? नहीं माँ, कहता हुआ वो नहाने चला गया। तैयार होकर उल्टा सीधा नाश्ता गटका और ऑफिस के लिए निकल गया। केतन भी नीचे आया और नाश्ता कर जल्दी से निकल गया। रेखा दोनों को जाते देखती रही। आज उसका बदन दर्द से टूट रहा था, हल्का हल्का बुखार भी था। काम वाली आई तो उसे सारा काम समझा, बिना कुछ खाए पिए बिस्तर में गिर गई। बुखार तेज हो गया, दर्द भी बढ़ गया तो एक पेन किलर ले ली। शाम को शिवम पहले ही आ गया। घर की सारी लाइटें बंद थी, सन्नाटा सा बिखरा था। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? आज ये घर कैसा लग रहा है? ठीक तो हो? कमरे में देखा तो माँ सोई पड़ी थी। पास जाकर उसने माथा छुआ, भट्टी सा तप रहा था। रेखा बेसुध सी थी। शिवम ने तुरंत टैक्सी बुक की और माँ को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा। तभी केतन भी आ गया। द्वार पर टैक्सी आ गई थी। शिवम ने माँ को टैक्सी में लिटाया। केतन साथ हो लिया। अस्पताल में डॉक्टर्स माँ का चेकअप कर रहे थे और तमाम सारे टेस्ट लिख दिए थे। बुखार उतारने की दवा दे दी थी और पर बुखार हल्का होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नर्स ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद रेखा का बुखार हल्का हुआ। डॉक्टर ने शिवम को घर जाने के लिए कहा और रेखा को वहीं अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की सलाह दी। शिवम घर नहीं जाना चाहता था। उसने केतन से कहा कि वो घर चला जाए और घर पर ही रहे। केतन बोला, ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाता हूँ, तब तक तुम माँ का ध्यान रख, फिर मैं रुक जाऊँगा। रात बड़ी चिंता में बीती। सुबह टेस्ट के रिजल्ट आ गए थे। डॉक्टर ने शिवम को केबिन में बुलाया। मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, इन्हें अभी कुछ और दिन अस्पताल में रहना होगा। मुझे और डॉक्टरों से डिस्कशन करना है। आखिर आप मुझे बताइए, माँ को क्या हुआ है? मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इनको ब्लड कैंसर है और उसके लिए मुझे कैंसर स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी होगी, तभी इनका प्रॉपर इलाज चालू होगा। कौन सी स्टेज है, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बस इन्हें छुट्टी नहीं दी जा सकती। ये सुनकर शिवम को चक्कर आ गए। वो वहीं धम से बैठ गया। ये क्या हुआ? माँ को कैंसर? अब क्या होगा? उसका जी घबरा रहा था। तभी केतन आ गया। वो केतन के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। केतन ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, हिम्मत मत हार, माँ को कुछ नहीं होने देंगे। जहाँ तक संभव होगा माँ का इलाज कराएंगे। दोनों रेखा के कमरे की ओर चल दिए। शिवम का चेहरा देखकर केतन बोला, ये सूरत लेकर माँ के सामने जाएगा तो उन्हें सब पता चल जाएगा। शक्ल ठीक कर अपनी, अभी तो बीमारी पता चली है, इलाज भी होगा। आजकल सभी बीमारियों का इलाज है। दोनों कमरे में पहुँचे। रेखा बोली, अब मैं पहले से ठीक हूँ और घर जाना चाहती हूँ, चल मुझे घर ले चल। नहीं माँ, अभी नहीं, अभी तेरे और टेस्ट होंगे, उसके बाद ही तू घर जा पाएगी। अब काहे के टेस्ट? अब बुखार तो कम हो गया है और ऐसे बुखार तो आते ही रहते हैं, उसके लिए अस्पताल में थोड़ी रहा जाता है। नहीं माँ, जिद मत करो, 2-3 दिन और रह ले, पूरी तरह से ठीक हो जा, तब घर चलेंगे। और तब तक तुम दोनों क्या करोगे? तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? खाना कौन बनाएगा? क्या भूखे रहोगे?
तभी केतन बोला, अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हैं, मैं हूँ ना, मुझे बढ़िया से बढ़िया खाना बनाना आता है। आप बताओ आज आप क्या खाओगी, मैं वही बना कर लाऊँगा। अरे तेरा तो इंटरव्यू था, क्या हुआ? मैं सिलेक्ट हो गया और अगले हफ्ते मेरी ज्वाइनिंग है, तब तक मैं तुझे खाना बना कर खिलाऊँगा। रेखा हंसने लगी। तू खाना बना कर खिलाएगा? जा आज अपनी पसंद का खाना बना कर ला, मैं भी तो देखूं तू कितना अच्छा कुक है, और इसको भी अपने साथ ले जा। इसकी शक्ल देखकर मुझे रोना आ रहा है, इसके तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई हैं। मैं यहाँ ठीक हूँ। ये सुनकर केतन बोला, चल घर चल, नहा धोकर माँ के कपड़े और खाना लेकर आते हैं। तभी नर्स आकर बोली, यहाँ पर बाहर का खाना अलाउ नहीं है, इन्हें यहीं से खाना मिलेगा। ठीक है, तुम दोनों जाओ, खा पी करके फिर आ जाना। दोनों चल दिए। बाहर आकर केतन ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। शिवम उसके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। घर तक वो रोता ही आया। केतन बोला, पागल है तू, ऐसे रोएगा तो माँ को कैसे संभालेगा? अभी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं, दुनिया में जो भी इलाज होगा हम कराएंगे। ये सुनकर शिवम उसके गले लग गया। बोला, तू ना होता तो मैं क्या करता, आज तेरे कारण मुझे बड़ी हिम्मत मिली है। केतन हाथ मुंह धोकर किचन में खाना बनाने घुस गया और शिवम नहा धोकर माँ के कमरे में कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने गया। अचानक उसे माँ के कमरे से एक फाइल मिली जिसमें बहुत सारे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन थे। वो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ने लगा। उसे पता चला कि माँ को पिछले 6 महीने से बुखार की शिकायत थी और वो चुपचाप मोहल्ले के डॉक्टरों से दवाइयाँ लेकर खुद को ठीक रख रही थी। उसका माथा ठनक गया। उसने वो फाइल रख ली। दोनों दोस्त खाना खा पी करके अस्पताल के लिए निकले। वहाँ जाकर केतन माँ के कमरे में चला गया और शिवम डॉक्टर की केबिन में। शिवम ने डॉक्टर को वो फाइल दिखाई जिसमें माँ के इलाज की जानकारी थी। उसने डॉक्टर से पूछा, अब आगे क्या? डॉक्टर बोला, आज कैंसर स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, वे पूरा चेकअप करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। लेकिन अब इनका बहुत ध्यान रखना होगा, इनकी पीड़ा अब बढ़ने ही वाली है। मरीज का समय पर इलाज बहुत ज़रूरी है। आपकी माताजी ने पहले 6 माह से अपनी बीमारी छुपा रखी है और अब इसके इलाज में भी उतनी ही मुश्किल होगी, इसलिए मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। आजकल उपचार तो हैं लेकिन उनके दुष्परिणाम भी हैं। आपकी माँ को आपके सहारे, हिम्मत और आपके विश्वास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी ईश्वर की इच्छा। मेरा तो ये मानना है कि आप उन्हें जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करें। उनका जो भी समय उनके पास है वो खुशगवार गुजरे, जिससे उनकी पीड़ा कम हो जाए। ये सुनकर शिवम बोला, क्या इस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता? नहीं, इसके उपचार अत्यंत कष्टकारी हैं। देखना होगा कि आपकी माँ का कैंसर क्यूरेबल है या नहीं। शिवम डॉक्टर से बात करके माँ के पास आ गया। माँ पहले से ठीक दिखाई दे रही थी। वो बोली, और कितने दिन तू मुझे यहाँ रखेगा? घर ले चल। देख बेटा, अब तू मेरी बात मान ले और अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर ले। मुझे बस तेरी बहू देखनी है और ये देखना है कि वो तेरे अच्छे से ध्यान रखती है कि नहीं। मेरा जीना आसान हो जाएगा। केतन, तू ही इसे समझा, ये मेरी तो सुनता ही नहीं है। केतन ये सुनकर चौंक पड़ा। उसने शिवम की ओर देखा। उसके चेहरे के हाव भाव स्पष्ट बता रहे थे कि शिवम ने उसके साथ धोखा किया है। उसने माँ को कुछ नहीं बताया। वो शिवम से ऐसी उपेक्षा नहीं करता था। उसने बस इतना ही कहा, तू माँ की बात मान क्यों नहीं लेता? माँ की इच्छा पूरी करना तेरा कर्तव्य है। कर ले शादी और माँ की झोली खुशियों से भर दे। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। शिवम हतप्रभ था। माँ, मैं अभी आया, ये कहकर वो बाहर आया। उसने देखा केतन सिर पकड़े रिसेप्शन पर पड़ी कुर्सियों पर बैठा है। पास जाकर उसने आवाज़ लगाई, केतन नाराज़ है क्या? मुझे तुझसे ऐसी आशा नहीं थी। तूने माँ को हमारे बारे में नहीं बताया। मैं इसी आशा में था कि तूने माँ से बात कर ली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ धोखा करेगा। अब आगे क्या? कर ले अपने मनपसंद लड़की से शादी। ऐसा कहते हुए वो अस्पताल से चला गया। शिवम वहीं बैठकर अतीत की यादों में डूब गया। स्कूल के दिनों से ही जब से उसने होश संभाला था, उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लड़के ही अच्छे लगते थे। जब इंजीनियरिंग के दौरान केतन से उसकी मित्रता हुई तो वो मित्रता सिर्फ मित्रता ना रही। केतन भी उसके जैसा ही था। उसे भी लड़कियों से बात करना अच्छा नहीं लगता था। दोनों साथ रहते धीरे धीरे अजीब सा आकर्षण उन दोनों में उत्पन्न हो गया
और बाद में ये प्यार में बदल गया। दोनों ने जीवन भर साथ रहने की कसमें खाई। ये तय हुआ कि केतन के बारे में शिवम अपनी माँ से बात करेगा और उन्हें इस रिश्ते के लिए मनाएगा। केतन ने अपने माता पिता को पहले ही बता दिया था। उसके माता पिता आधुनिक विचारों के थे, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र से सारे संबंध तोड़ लिए थे। लेकिन शिवम अपनी माँ को कोई दुख नहीं पहुँचाना चाहता था, इसलिए वो इस बात को अपने मन में दबा कर बैठा था। जब भी माँ शादी की बात करती उसे गुस्सा आ जाता, लेकिन अब उसे दोनों को संभालना था। केतन से वो भी बहुत प्यार करता था और उससे दूर नहीं रह सकता था, लेकिन माँ की मर्जी के बिना प्यार पाना उसके लिए असंभव था। अब माँ ऐसे मर्ज की शिकार हो गई थी कि उसे और तकलीफ देना उसके लिए असहनीय था। उलझन में पड़ा वो वहीं बैठा रहा। तभी रिसेप्शन पर उसके नाम की अनाउंसमेंट हुई। वो माँ के कमरे की ओर भागा। वहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट आ चुके थे। वे माँ के केस की स्टडी कर रहे थे। फिर उन्होंने शिवम को अपने साथ आने को कहा। केबिन में पहुंचकर वे बोले, इनकी कीमोथेरेपी हो सकती है, लेकिन चांस 50-50 है क्योंकि इनका कैंसर बढ़ चुका है। फिर भी यही सलाह दूंगा कि आप इन्हें कैंसर हॉस्पिटल में ले जाएं और वहां इनका समुचित उपचार करवाएं। बिना उपचार के इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। शिवम ने माँ को कैंसर अस्पताल ले जाने का निश्चय किया और डॉक्टर से उनकी छुट्टी के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा, यहाँ से कल इन्हें कैंसर अस्पताल रेफर कर देंगे। डॉक्टर से मिलकर शिवम माँ के पास आ गया। रेखा बोली, शिवम, मुझे सच सच बता, क्या कोई बड़ी बात है? तू मुझे परेशान दिख रहा है। माँ, कल तुझे कैंसर अस्पताल रेफर कर रहे हैं। तुझे ब्लड कैंसर हुआ है, अब तेरा इलाज वहीं चलेगा। नहीं नहीं, ये तू क्या बोल रहा है? अभी तो मुझे तेरी शादी देखनी है, तेरे बच्चों को खिलाना है। हे भगवान, मुझे किस बात की सज़ा दे रहा है? कहकर रेखा रोने लगी। शिवम माँ के सिर को सहलाने लगा। हिम्मत रख, हिम्मत से ही हम ये लड़ाई जीतेंगे। अगर ऐसे रोएगी तो बीमारी जीत पाएगी? चुप हो जा, तूने तो सारी ज़िंदगी हिम्मत दिखाई है, अब कमज़ोर मत पड़। रेखा शांत हो गई। हाँ बेटा, मुझे तेरे लिए लड़ना ही होगा। ईश्वर को जो मंजूर, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अच्छा ये बता, ये केतन कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दिया। पता नहीं माँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा, कहीं व्यस्त होगा। तभी केतन मुस्कुराता हुआ अंदर आया। लो माँ, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। मैं घर की साफ़ सफाई कर रहा था, तेरे लिए घर को चकाचक कर रहा था। घर में? घर कहाँ जा रही हूँ? मुझे तो कैंसर अस्पताल भेजा जा रहा है। पता नहीं अब घर नसीब होगा भी या नहीं। माँ, निराशा भरी बातें मत कर। शिवम ने सदा तेरे साहस के किस्से मुझे सुनाए हैं, इसलिए अब तू अपना साहस दिखा और इस जंग को जीत कर वापस आ। हम सब तेरे साथ हैं। हाँ, तुम बच्चों का ही सहारा है। अच्छा केतन, तू शिवम के साथ ही रहेगा ना? इसे अकेला मत छोड़ना जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। अच्छा माँ, आप ठीक हो जाएंगी तो घर से निकाल देंगी? तब मैं आपका कुछ नहीं लगूंगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहा है? वो घर जितना शिवम का है उतना ही तेरा भी। तू जब तक चाहे वहाँ रह। मुझे तो 2 बेटे मिल गए। अच्छा केतन, मैं सोच रही थी कि मैं शिवम की शादी करा दूँ। मैंने एक लड़की देख रखी है, कब से कह रही हूँ उसे एक बार उस लड़की से मिल ले, बहुत अच्छी है। हाँ माँ, हम शिवम की शादी ज़रूर कराएंगे, बस आप पहले इतनी ठीक हो जाओ कि अपने बेटे की शादी में शामिल हो सको, तभी तो शादी का मज़ा आएगा। ठीक है, तू कहता है तो मान लेती हूँ, लेकिन ये नालायक कभी मेरी बात नहीं सुनता। शिवम चुप बैठा था। वो केतन का चेहरा देख रहा था। उसका चेहरा भावविहीन था। तभी नर्स आकर बोली, आप काउंटर पर जाकर नो ड्यूज़ की रिसिप्ट ले लें और वहीं से आपको डिस्चार्ज टिकट मिल जाएगा। आप इन्हें यहाँ से सीधे कैंसर हॉस्पिटल ले जाएं। वहाँ पर काउंटर पर ये डिस्चार्ज पेपर दे देना। इनका एडमिशन वहाँ हो जाएगा और ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। सारी प्रक्रिया पूरी करके वे रेखा को कैंसर हॉस्पिटल ले गए। माँ का एडमिशन हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पर इन्फेक्शन के कारण अटेंडर को पेशेंट के साथ नहीं रखा जाता है, आप रिसेप्शन पर रह सकते हैं। शिवम ने माँ का माथा चूमा और कहा, माँ मैं यहीं हूँ, आप घबराना मत, जल्दी ठीक होकर आना। रेखा को अंदर ले गए। शिवम और केतन चुप बैठे हुए थे। तब नर्स ने कहा, आज सारे टेस्ट होंगे और कल कीमो होगी, इसलिए आप चाहें तो थोड़ी देर घर जा सकते हैं। यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे।
शिवम एक बार माँ को देखना चाहता था। उसने नर्स से कहा, क्या मैं एक बार मिल सकता हूँ? नर्स बोली, हाँ मिल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सैनिटाइज होना पड़ेगा और चेंजिंग रूम में जाकर जो ड्रेस रखी है वो पहननी होगी। शिवम चला गया। माँ के कमरे में जाकर उसने माँ से पूछा, तू घबरा तो नहीं रही है? मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुझे ठीक होना ही है। माँ, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? रेखा बोली, तू मत घबरा, घर जा, मैं यहाँ ठीक हूँ। कोई परेशानी होगी तो नर्स से फ़ोन करवा दूँगी, ठीक है? ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, कहकर दोनों दोस्त घर की ओर चल दिए। दोनों ने पूरे रास्ते कोई बात नहीं हुई। घर आकर केतन बोला, सुन यार, तुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए और तुझे शादी कर लेनी चाहिए। उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं और अब उनसे हम अपनी बात कर भी नहीं सकते। ये क्या कह रहा है तू? मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? करना ही पड़ेगा, माँ की इच्छा जो है। तो मैं माँ को बता देता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। अब बताएगा? नहीं, अब नहीं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब तो उनकी इच्छा पूरी करना तेरा धर्म है। और तेरा क्या, मैं यही रहूँगा तेरे पास। मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मेरे माता पिता ने मुझसे संबंध तोड़ लिए क्योंकि उनको पता है कि मैं कैसा हूँ, लेकिन माँ को पता नहीं है और उन्हें बताने का समय निकल गया। इसलिए अब उचित यही होगा कि तू माँ की बात मान। शिवम चुप हो गया। उदासी के बादल उसके चेहरे पर गहरा रहे थे। वो दो राहें पर खड़ा था जहाँ से उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। कुछ दिन बीते, केतन का स्वभाव बदल चुका था। अब वह धीर गंभीर हो गया था। शिवम हर समय उदास रहता। उधर रेखा का उपचार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 1 महीना बीत गया। शिवम को हॉस्पिटल से कॉल आया तो केतन भी साथ हो लिया। वहाँ जाकर पता चला कि माँ को छुट्टी दे रहे हैं। अब उनको वहाँ एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं थी, बस कीमो कराने जाना था। डॉक्टर से परामर्श कर वे माँ को घर ले आए। रेखा पहले से कमज़ोर हो चुकी थी। उसके बाल भी गिर रहे थे। उसे सहारे की ज़रूरत थी। घर में किसी स्त्री का होना जरूरी प्रतीत होने लगा। घर में जो काम वाली बाई आती थी उससे बात की गई। वो 24 घंटे के लिए यहीं रहे और माँ की देखभाल करे। वो मान गई। उसे गेस्ट रूम रहने के लिए दे दिया गया। कुछ 8-10 दिन बाद रेखा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। आप आज शाम को ही आ जाइए, मैं इंतज़ार करूँगी और बेटी को भी लेकर आइए। शिवम ने सुन लिया। माँ, आप किसको बुला रही हो? गुप्ता जी को। उनकी भतीजी शिखा को मैंने तेरे लिए पसंद किया था। मेरे पास शायद अब समय नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम आज शिखा से मिलो और अगर पसंद आ जाए तो शादी कर लो। मैं तुम्हारी मना नहीं सुनूंगी। शिवम चुप रह गया। उसका दिल घबरा रहा था। केतन सुनेगा तो क्या सोचेगा। घर की साफ सफाई के लिए कहकर रेखा ने बाई को शाम के लिए अच्छा खाना बनाने के निर्देश दे दिए। केतन ऑफिस से आ गया था। घर में तैयारियां देखकर वो समझ गया। चुपचाप अपने कमरे में चला गया और कपड़े बदलकर माँ के पास आ गया। अब आप कैसी हैं? कैसा लग रहा है आपको? कोई आने वाला है क्या? हाँ, मैंने गुप्ता जी को बुलाया है। उनकी भतीजी शिखा बहुत बढ़िया, मिलनसार और सुशील लड़की है। वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। विडंबना ये है कि उसका बचपन भी शिवम की तरह कष्टों में बीता। उसने सबकी दुत्कार सहकर भी अपने बल पर अपनी राह बनाई है। गुप्ता जी अकेले हैं। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। बेटे बहू शिखा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। गुप्ता जी चाहते हैं कि उनके जीते जी शिखा को अच्छा घर बर मिल जाए तो वो भी चैन से मर सकेंगे। मैंने शिखा को पसंद किया क्योंकि वो शिवम के उपयुक्त है। आज तुम भी उससे मिल लेना, फिर मुझे बताना कि इसमें गलत क्या है और शिवम को भी समझाना। जब भी शादी की बात करती हूँ उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। अब मेरा क्या भरोसा, ठीक है ना? आप चिंता ना करें, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। 7 बज चुके थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। केतन रेखा को लेकर बैठक में आ गया। सामने गुप्ता जी, जो काफ़ी वृद्ध थे, एक दुबली पतली सांवली सी अच्छे नए नक्श वाली लड़की के साथ खड़े थे। केतन ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वो लोग बैठ गए। मैं शिवम को बुलाकर लाता हूँ, कहकर केतन चला गया। शिवम बिस्तर में सिर औंधाए पड़ा था। केतन ने उसे हिलाया। उठ, नीचे वो लोग आ गए हैं, चल जल्दी से तैयार हो, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे शादी नहीं करनी, माँ के लिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, कहकर शिवम का गला भर गया। तू मुझे कहाँ छोड़ रहा है? ये तो समय ही ऐसा है कि हम कुछ नहीं कर सकते।
अब या तो तुम माँ को दुख दे ले या फिर उनको खुशी दे दे। मेरी तरफ से तुझे छूट है। तेरी जगह मैं होता तो शायद ऐसी स्थिति में कभी भी माँ को दुख ना देता। कहकर केतन मुख मोड़ लिया। उसकी आंखें भीग गई थी। किसी तरह शिवम को मना कर वो नीचे ले आया। शिखा माँ के पास बैठी थी। उनका हाथ अपने हाथ में लिए उनसे उनकी बीमारी के बारे में पूछ रही थी। शिवम ने आकर गुप्ता जी को प्रणाम किया। केतन भी पास में ही बैठ गया। तभी रेखा ने कहा, शिखा, शिवम के साथ जाओ और अपना होने वाला ससुराल देख लो। नहीं नहीं, मुझे आपके पास बैठना है। मेरे पास तो तुम रहोगी, लेकिन दोनों जने मिलकर एक दूसरे को थोड़ा जान लो। शिखा उठकर शिवम के साथ ऊपर आ गई। शिवम के चेहरे की उदासी उससे छिपी ना रही। वो एक समझदार लड़की थी। उसने तुरंत पूछा, आप ये माँ की खुशी के लिए कर रहे हैं? मुझे लगता है आप किसी और से प्यार करते हैं। मैं आपके प्यार में बाधा नहीं बनना चाहती। आप चाहे तो माँ को मना कर सकती हूँ। शिवम चुप रहा। शिखा बोली, मन की बात मन में नहीं रखनी चाहिए। मन की मन में रह गए तो खुशियाँ दूर हो भाग जाती हैं। आप मुझे खुलकर बताइए कि परेशानी क्या है। मैं भी आपको बता देती हूँ कि शादी नाम के बंधन पर मुझे भरोसा नहीं। ऐसा क्यों? शिवम पूछ बैठा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम गांव में रहते थे। वहाँ बाल विवाह बहुत ही पवित्र माना जाता है। मेरे माता पिता ने भी 12 साल की उम्र में ही मेरा विवाह कर दिया था। जब मैं 20 की हुई तो मुझे ससुराल भेजने की बात आई, लेकिन मेरे पति ने तब तक लव मैरिज कर ली थी। उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। ये सदमा मेरे माता पिता बर्दाश्त ना कर सके और दोनों का देहांत हो गया। तब से मैं चाचा जी के यहाँ हूँ। यहाँ पर सब मुझे बोझ समझते हैं, लेकिन मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ। बस चाचा जी के कारण उस घर में रह रही हूँ, नहीं तो कहीं भी किराए से घर लेकर रह सकती हूँ। आपकी माँ ने सदैव मेरा साथ दिया। वो बहुत अच्छी हैं। अगर उनके लिए मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़े तो मैं अवश्य दूँगी। मैंने अपनी बात बता दी। अब आप अपने मन की बताइए। माँ आपको पहले से जानती हैं? माँ ने बताया नहीं। आप उनसे कैसे मिली? अस्पताल में, चाचा जी की बीमारी के समय। तब से वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने हमेशा मुझे माँ का स्नेह दिया है। ये सब छोड़ो, अपने बारे में बताओ। मैं कैसे कहूँ? मैं सच में किसी और से दिल जान से प्यार करता हूँ, लेकिन माँ से नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? मेरी जगह यदि कोई और इस घर की बहू बनकर आएगी तो माँ क्यों मना करेगी? सारी समस्या तो यही है, क्योंकि मुझे किसी लड़की से प्यार नहीं है। मैं एक लड़के को चाहता हूँ और सारा जीवन उसी के साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन अब माँ से ये नहीं बता सकता। उसके पास पता नहीं कितना समय है। उसे दुख देकर मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? शिखा चुपचाप उसका मुंह देख रही थी। धीरे से बोली, क्या नीचे जो बैठे हैं वही आपको पसंद है? शिवम ने हाँ में सिर हिलाया। तो ठीक है, मैं खुद मना कर देती हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या माँ मान जाएगी? और उनसे बात करेगा कौन? मानेगी ये तो पता नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा ले रखा है कि वो मुझे अपने घर की बहू बनाएंगी। उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करके देखते हैं। तभी केतन खाने के लिए बुलाने आ गया। वातावरण गंभीर देख उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये शिखा है, ये माँ को मना करने जा रही है। लेकिन क्यों? तुम्हारी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है माँ की स्थिति कैसी हो रही है? तो फिर क्या करें? शिखा से शादी कर क्या मैं उसे वैवाहिक जीवन का सुख दे पाऊंगा? मैं भी उसके जीवन को दुख से भर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण इसका जीवन बर्बाद हो। अपना तो हो ही रहा है। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता, ना तुझे और ना ही शिखा को, और माँ को भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है। चल माँ को मिलकर बताते हैं कि हम दोनों प्यार करते हैं। ये लड़की आपकी बहू नहीं बन सकती। तो माँ के पास जितना समय है वो भी नहीं बचेगा। उसकी जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। अगर तू ऐसा चाहता है तो चल, यही करते हैं। शिखा दोनों की बहस सुन रही थी। उसने कहा, अगर मैं कुछ कहूँ तो मानोगे? देखो, इस शादी जैसे रिश्ते में मेरा तो विश्वास नहीं है और मैं शादी करना भी नहीं चाहती। बस अपने चाचा जी को दुख नहीं देना चाहती। और दूसरे, रेखा माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर किसी बहाने से उनकी सेवा का अवसर मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगी।
तो अब ये सोचो कि माँ को कुछ पता भी ना चले और काम भी बन जाए। सभी सोच में पड़ गए। तभी बाई जी खाने के लिए बुलाने लगी। तीनों नीचे आ गए। माँ के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। शिवम गौर से माँ का चेहरा देख रहा था। बड़े दिनों बाद माँ इतनी खुश थी। क्या मैं उसकी खुशी छीन लूँ या उसे खुशियाँ दे दूँ? यही सोचते हुए वो खाना खाने लगा। रात के 10 बज चुके थे। गुप्ता जी शिखा के साथ वापस जाने लगे। बताना आपका क्या विचार है? आपका तो बात आगे बढ़ाएं। विचार? मेरा विचार तो पक्का है। क्यों शिवम, तुम्हें कुछ कहना है? अगर कुछ कहना है तो कह दो, नहीं तो मैं तुम्हारी भी हाँ मान लूँगी। और शिखा तुम बताओ, क्या बहू बनोगी मेरे घर की? रेखा चहक रही थी। शिवम मन महसूस कर बैठा था। शिखा मुस्कुरा दी। वह लोग अपने घर को चले गए। रेखा आज बड़े सुकून में थी। उसकी मनचाही मुराद पूरी होती दिख रही थी। शिवम एकटक माँ का चेहरा देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अगले दिन दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए। किसी के पास इस समस्या का समाधान नहीं था। शिवम का मन ऑफिस के काम में नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था कि शादी के बाद अगर शिखा के मन में उसके प्रति प्रेम जागृत हो गया तो वो क्या करेगा? क्या ये शिखा के प्रति अन्याय नहीं होगा? क्यों वो उस लड़की का जीवन बर्बाद करे? क्या हम मिलकर इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकते हैं? यही सोचते हुए उसने केतन और शिखा को शाम को 6 बजे पास के ही एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला लिया। तीनों इकट्ठे हुए और बैठकर समस्या का समाधान ढूंढने लगे। शिवम, तुम क्या करना चाहते हो? देखो, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें पूरी छूट दे दी है। तुम शिखा से शादी करो और माँ की इच्छा पूरी करो। मेरा क्या है, मैं यहीं तुम्हारे साथ रह लूँगा, फिर अपना ठिकाना ढूंढ लूँगा, बुझे मन से केतन ने कहा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। जब तक नोएडा में हो हमारे साथ ही रहोगे। मुझे तुम्हारे साथ की बहुत ज़रूरत है। शिखा, तुम क्या कहती हो? मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। अगर ये शादी हो भी गई तो मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे अधिकार मैं पूरे नहीं कर पाऊँगा। क्या तुम ऐसी स्थिति में मेरे साथ जीवन बिता पाओगी? शिखा बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, देखो, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इतना जानती हूँ कि हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर अगर अपना स्वार्थ देखते हैं तो कभी सुख से नहीं रह पाएंगे। मेरा तो फिर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। चाचा जी मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि उन्हें हर हाल में मेरा विवाह करना है। लेकिन रेखा माँ का क्या? उनकी तो उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी, और उम्मीद जीवन के लिए ज़रूरी है। तो अब तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? तभी केतन बोला, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो शिखा के साथ। तुम मंदिर में शादी कर लो। शिखा सबके लिए तुम्हारी पत्नी होगी, लेकिन हम तीनों जैसे यहाँ बैठे हैं वैसे ही रहेंगे। जब तक माँ है, शिखा उस घर में तुम्हारी पत्नी के रूप में रहेगी। उसके बाद ये अपनी राह चुन सकती है अगर इसे मंजूर हो तो। पागल हो गए हो तुम? मैं इसका फ़ायदा उठाऊं? इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ। क्या कहेंगे लोग कि पत्नी को छोड़ दिया? समाज की नज़र में हम पति पत्नी ही तो होंगे। मैं ऐसा अन्याय इसके साथ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि चाह कर भी मेरे मन में जो फीलिंग्स तेरे लिए है वो कभी शिखा के लिए नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। माँ को सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वैसे केतन भाई जो कह रहे हैं वो रास्ता भी गलत नहीं है। उससे माँ की इच्छा पूरी की जा सकती है। मुझे तुम्हारी पत्नी बनने का शौक़ नहीं है। हाँ, माँ की बहू बनकर उस घर में अवश्य रह सकती हूँ। अगर माँ के जीवन का बाकी बचा समय खुशियों से भरा बीते तो मैं ये त्याग करने को भी तैयार हूँ। मुझे अपने साथ किए रेखा माँ के सभी उपकार याद हैं। उनसे मिलने के बाद मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। याद है मुझे वो दिन जब भैया भाभी ने मुझे बोझ कहकर दुत्कारा था और मैं अपने प्राण देने को उतावली हो रही थी। पागल सी सड़क पर दौड़े जा रही थी। तब रेखा माँ ने मेरा हाथ पकड़ा था। जानती तो पहले से ही थी, पर उस दिन मैंने उन्हें जाना। उस दिन यदि वह ना होती तो मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलती। आज ये निडर आत्मनिर्भर जो लड़की तुम्हारे सामने है उनकी ही बदौलत है। अच्छा, लेकिन माँ ने कभी बताया नहीं। लेकिन फिर भी तो फिर तय रहा कि तुम आज ही माँ को जाकर बताओगे कि तुम शिखा से शादी कर रहे हो। और शिखा, तुम एक बार फिर सोच लो। देखो, ये रास्ता दुख से भरा है।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। ये सुनकर शिखा बोली, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है और मैं इतनी कमज़ोर नहीं कि विवाह के बाद अपनी मंशा बदल दूँ। मुझे अपना जीवन जीना है और वो मैं अपने हिसाब से जीऊँगी। भले ही समाज मुझे तुम्हें पत्नी के रूप में देखे, लेकिन शिखा ही रहेगी। सोच विचार करते हुए काफ़ी देर हो गई थी, तभी शिवम का फ़ोन बजा। कहाँ है बेटा? बहुत देर हो गई है, आता हूँ माँ। चलो घर चलते हैं। घर के लिए निकल पड़े। ठीक है शिखा, मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ। अब सोचने के लिए रखा ही क्या है, कहते हुए शिखा खिलखिला कर हंस पड़ी। केतन और शिवम शिखा की जिंदा दिली देख दंग रह गए। कितनी अच्छी है ये लड़की, केतन बोला। अच्छी है तभी तो डर लग रहा है, कल को ये अपने हक जताने लगी तो फिर क्या होगा। मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ और इसके साथ जीवन बिताने की कल्पना भी मेरे लिए असहनीय है। अरे फिर वही बात, तुझे जीवन बिताने को कौन कह रहा है? हम तो बस माँ की खुशियाँ देख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेंगे, ना उसके हिसाब से ही चलेंगे। घर आ गया था, माँ बैठक में ही थी। आ गए तुम दोनों, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा माँ, आप बताओ आपने क्या किया? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि क्या क्या तैयारियाँ करनी है, वही सारा हिसाब किताब लगाया। तैयारियाँ क्यों? अरे शादी ऐसे ही थोड़े ना हो जाएगी, धूमधाम से तेरी शादी करूँगी। माँ अपनी हालत देख, 2 दिन बाद तेरा कीमो होना है, 4 दिन तू बिस्तर से उठ नहीं पाएगी और तुझे तैयारियों की पड़ी है। तू शादी की चिंता मत कर, शादी हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी? अरे अपनी बहू को धूमधाम से घर लाऊंगी, सारे अरमान पूरे करूंगी। माँ डॉक्टर ने आपको इन्फेक्शन से बचने के लिए कहा है। ज़्यादा भीड़ भाड़ थकान आपके लिए नुकसानदायी है, इसलिए आप शादी की चिंता ना करें। हम मंदिर में शादी कर लेंगे। मंदिर में कौन शादी करता है? आज के ज़माने में बैंड बाजा ना बजा तो शादी कैसी? केतन जो इतनी देर से चुप था बोल पड़ा। माँ हम मंदिर में शादी करवा कर एक छोटा सा फंक्शन कर देंगे। आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपकी तबीयत बीच में बिगड़ गई तो ये शादी नहीं हो पाएगी। सुनकर रेखा सोच में पड़ गई। कह तो सच ही रहा है, अगर उसकी तबीयत बिगड़ गई तो ये शिवम फिर शादी से मुकर जाएगा। ठीक है केतन, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। तुम मेरे अच्छे बेटे हो। तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे शिवम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चल मुझे कमरे में छोड़ दे, सोती हूँ। ठीक है माँ, चलिए। सुबह सब कुछ ठीक ठाक था। शिवम माँ को बताना चाहता था कि वो शिखा से शादी कर रहा है। वो माँ के कमरे में गया। माँ सोई हुई थी। उसने माथे पर हाथ रखकर देखा। माँ को हल्का बुखार था, वो करा रही थी। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बदन टूट रहा है। ठीक है, अभी अस्पताल चलते हैं। मुझे नहीं जाना अस्पताल, मुझे बस तेरी शादी देखनी है और कुछ नहीं। जिद मत कर, ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तो तुझे ही परेशानी होगी। जैसे तैसे माँ को मना कर शिवम उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने सारे चेकअप किए। उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। देखिए मिस्टर शिवम, हम कीमो तो कर देंगे, लेकिन हम पूरी तरह से श्योर नहीं हैं कि कैंसर क्योर होगा। हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते। एक तो इनका कैंसर रेवर है, दूसरा इनकी उम्र। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हम जो उपचार कर रहे हैं वो अपना असर दिखाए। शिवम के चेहरे पर उदासी और निराशा के बादल मंडराने लगे। माँ को कीमो के लिए ले जाया गया। शाम होते होते माँ की घबराहट, बेचैनी बढ़ गई। उन्हें उल्टियाँ होने लगी। उनकी हालत देख डॉक्टर ने छुट्टी देने से मना कर दिया। शिवम घर आ गया। उसे अकेला आया देख केतन चिंतित हो उठा। उसने शिवम के कंधे पर हाथ रखा। शिवम उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे साथ ही ये अन्याय क्यों? माँ की तकलीफ देखी नहीं जाती। केतन उसकी पीठ सहला रहा था। कहने के लिए कुछ बाकी नहीं था। आज केतन भी उदास था। उसकी माँ का फ़ोन आया। बेटा सारे गिले शिकवे त्याग दे और घर आ जा। तेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, अब तो वो भी तुझे याद करते हैं। शिवम शांत हो चुका था। उसने केतन से पूछा, तूने क्या किया दिन भर? कुछ नहीं, ऑफिस से आकर घर पर ही था। तो आज मुझे उदास दिखाई दे रहा है। आज माँ का फ़ोन आया था, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, घर बुला रही है। तो चला जाना, आंटी को तेरी ज़रूरत होगी। हाँ सोच रहा हूँ 2-3 दिन के लिए चला जाऊँगा, मिल भी आऊँगा और मन भी शांत हो जाएगा। आखिर हैं तो तेरे माँ बाप ही। उनकी नाराज़गी अपनी जगह ठीक है, ये मैं यहाँ रहकर सीख गया हूँ। उम्मीदें टूटती हैं तो क्रोध और निराशा अपनी जगह बनाते हैं।
ठीक है, कल माँ घर आ जाएगी। तू कल ही टिकट बुक करा ले और कल निकल जाना। टिकट करा ली, कल 3 बजे की फ़्लाइट है। 2 दिन वहाँ रुककर मैं आ जाऊँगा। अगले दिन केतन चला गया। माँ को अभी भी छुट्टी नहीं मिली थी। शिवम बहुत घबरा रहा था। केतन की कमी खल रही थी। क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। सामने गणपति देवता विराजमान थे। वो उनके सामने नतमस्तक हो गया। आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। हे प्रभु, अब आप ही सारे विघ्न हरो। माँ को ये कष्ट क्यों? जाने कितनी देर वो वहीं ऐसे ही खड़ा रहा। तभी कंधे को किसी ने स्पर्श किया। उसने पलट कर देखा तो शिखा थी। मैं घर गई थी तो पता चला कि आप यहाँ अस्पताल में हैं। अब कैसी है रेखा माँ? शिवम कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे के हाव भाव सारी स्थिति बयान कर रहे थे। शिखा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। शिखा के साथ होने से शिवम की घबराहट कम हो गई। केतन भाई कहाँ हैं? वो नहीं दिख रहे हैं। वो बेंगलोर गया है। उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सारी मुसीबतें एक साथ ही आती हैं। कल चाचा जी को भी फीवर आ गया। उन्हें दवा दिलवाकर मैंने सोचा कि माँ को भी मिल लूँ, तो यहाँ पर ये स्थिति है। तभी फ़ोन घनघना उठा। शिवम ने देखा केतन का कॉल है। कैसा है तू? माँ घर आ गई? देख यार, मुझे हफ्ता भर लग सकता है। पापा पहले से ठीक है, पर इतने दिन बाद मुझे देखकर वो रुकने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तू रुक जा, पर तू घबराना नहीं। मैंने शिखा को फ़ोन कर दिया था। वो तेरी खोज खबर लेती रहेगी। वो यहीं है। तब ठीक है। अच्छा, ओके, टेक केयर, सी यू सून। फ़ोन बंद हो गया। शिवम सोच में पड़ गया। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।